नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के डिस्कशन में हम लोग क्लासेस में प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स को यहाँ पे मेनली फोकस करने वाले हैं, जहाँ पर 11 अक्टूबर 2022 में डेली करंट अफेयर्स के डिफरेंट अदर सोर्सेज से जो हम लोग न्यूज़ कंपाइलेशन है वो आज के क्लास में प्रेजेंट करेंगे। और इस पूरा पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इंश्योर करूँगा दैट वहाँ पर लगा दूँ, जहाँ पर आप डायरेक्टली जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ लिख लेते हैं। रूल्स रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक टास्क फोर्स सेटअप किया था, राइट, जिसने फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट किया है और उनके वेरियस रिकमेंडेशंस दिए हैं दैट कैसे हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके। ऑनलाइन गेमिंग मतलब समझ रहे हो, ऑनलाइन बैठ के जो वो खेलते नहीं है, मतलब आराम से ऑनलाइन बैठ कर तो आप मूवी गेम खेल ही सकते हो, बट साथ ही साथ अपने दोस्त, आपके जो दोस्त अगर दिल्ली में बैठे हुए ना, उनसे बात भी कर सकते हो, उनके साथ गेम भी खेल सकते हो, राइट। मतलब थ्रू इंटरनेट आप यह गेम को एक्सेस कर सकते हो अपने घर से, और जो दूसरा बंदा जो आप जिसके साथ वो गेम खेल रहे हो ना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कोई भी जोग्राफिकल बैरियर, इनफैक्ट आप पाकिस्तान में बैठ के एक इंसान लड़के के साथ भी गेम खेल सकते हो, समझ लो। यह हुआ ऑनलाइन गेमिंग। नाउ अगर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की बात क्यों चल रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स आने वाले समय में ये ऑनलाइन गेमिंग जो प्लेटफॉर्म्स है ना और भी बड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए रेवेन्यू की अगर बात करें तो जनरेट किया जा रहा है अराउंड 5 बिलियन रेवेन्यूज़ जो है ना बाई 2025 जो है ये ऑनलाइन गेमिंग मार्केट जनरेट करेगा, जो क्या 38% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाला है। अब देखिए इंडिया में ये 38% है, बट वहीं पे अदर कंट्रीज देख लीजिए, चाइना देख लीजिए 8% है सिर्फ, यूएसए देख लीजिए मात्र 10% है। तो इंडिया में क्योंकि ये बढ़ेगा तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना जी, इसके ऊपर कानून भी ले आओ, है ना। ना सवाल होता है क्या अभी तक कोई भी कानून नहीं है? अगर कानून है तो कैसे कानून है? देखो, अगर कानून देखोगे ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड तो यह एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑनलाइन गेमिंग क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट था, तो अब स्टेट को क्या हो रहा है ना, था प्रॉब्लम हो रहा था कानून बनाने को। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग है भाई। आप से फॉर एग्जांपल आप मेघालय में हो, ठीक है, और मेघालय के स्टेट ने बोला चलो भाई ऑनलाइन गेमिंग का कोई टेंशन नहीं है, या फिर आप आप वहाँ पे सट्टाबाजी भी कर रहे हो, राइट, और से फॉर एग्जांपल मेघालय गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है दैट ऑनलाइन सट्टाबाजी कर सकते हो आप। बट वहीं पर आप जो ये गेम खेल रहे हो बैठे हुए यूपी में किसी के साथ, उत्तर प्रदेश में, बट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है नहीं भाई सट्टाबाजी आप नहीं कर सकते हो। अब बताओ, आप रोक सकते हो सट्टाबाजी को ऑनलाइन के थ्रू? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब ये क्योंकि जोग्राफिकल बैरियर कुछ है नहीं ना, इसीलिए आप इस टाइप के एप्लीकेशन जिसके थ्रू ये ऑनलाइन गेमिंग खेली जा रही है ना, उसको ब्लॉक करना भी मुश्किल होगा जा रहा है सरकार के लिए। एप्लीकेबिलिटी इशू, देयर इज अ कंसर्न दैट द रूल पास्ड इन वन स्टेट आर नॉट एप्लीकेबल टू अनदर। वही तो मैंने बस समझाया आपको, है ना। तो ये सब चीज़ जो है रेगुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है ना। सवाल होती है दैट इन टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशंस क्या क्या है। देखो रिकमेंडेशंस किया था, देखो भाई एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करो जो कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ठीक से देखे। 3 स्ट्रक्चर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म करना पड़ेगा, जैसा आईटी एक्ट में नहीं है वैसे ही अगर ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड भी अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो उसको भी कैसे सॉल्व किया जाए, प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कोई भी हो, डोमेस्टिक गेमिंग प्लेटफॉर्म हो या फिर फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसको कानून के अंडर अपने आप को रजिस्ट्रेशंस भी सम सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशंस चाहिए, राइट। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमी दिया गया है इन 3 महानुभावों को, इनके नाम ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। नाउ सवाल होता है दैट इनको क्यों इकोनॉमी में दिया गया? क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट इज़ कभी भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उस समय बैंक्स को कैसे एक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो इन लोगों ने बेसिकली उसके बारे में रिसर्च किया है। देखो यार ये इनको जब मैंने पहले बार देखा ना, कुछ हनुमान जी के तरह लग रहे थे मुझे ये, है ना। तो एनीवेज चलो याद रखना जस्ट, है ना, इनके नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट, ओडिशाज विलेज ऑफ विडोज। ये क्या है भाई? उड़ीसा में एक विलेज है जो क्या वहाँ पे विडोज ही रहती हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन व्हाट इज दिस? देखो एक्चुअली क्या है ना, उड़ीसा का एक विलेज है जिसका नाम है मदरंगाजोड़ी, ठीक है। मदरंगाजोड़ी विलेज में क्या है ना, वहाँ पे पायरोफेलाइट ग्राइंडिंग होता था। अब वहाँ के मर्द लोग ये एक चीज़ एक्टिविटी करते थे। अब क्या हुआ ना, दैट पायरोफेलाइट ग्राइंडिंग के कारण अब जो इससे एक्सपोजर थे वो धीरे धीरे मरने लगे, है ना।
तो इनकी जो वाइफ थी वो तो विडोज़ हो गई, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए ये बहुत लंबा इशू है और इसके ऊपर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने भी कंसर्न रेज किया था दैट इनके हस्बैंड का क्या होगा। वैसे तो लेबर कोर्ट ने कंपनसेशन ज़रूर दिया है टू आई मीन फॉर द कंपेरेंस ऑफ फ्यू वुमेन्स, बट अभी ऐसा देखा जा रहा है ना दैट इन ग्राइंडिंग यूनिट मतलब क्योंकि इतने दिन से ये एग्जिस्ट कर रहा था, इसके कारण अभी भी लोग धीरे धीरे मरे जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। सो कौन सा रीजन में क्या क्या के कारण मर रहे थे, पायरोफिलाइट ग्राइंडिंग, ठीक है। पायरोफिलाइट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको एज अ फिलर यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग फिलर में एज अ फिलर यूज़ करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, जैसे आप ले लीजिएगा यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेंट, इंसेक्टिसाइड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट। बट हाँ, इसके एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा हार्म भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे उड़ीसा के ये विलेज में क्या हालत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये एक स्टोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग दोस्तों इस वाले आर्टिकल में, जहाँ पर रोसेटा स्टोन, ध्यान देना, ROSETTA, रोसेटा स्टोन, ठीक है। 2000 ईयर ओल्ड रोसेटा स्टोन बेसिकली यूके में पाया गया है ना। एंड सॉरी, यूके में पाया नहीं गया था, यूके में था। एंड यूके हैज़ बीन आस्क्ड, अब देखो यूके का क्या काम है, इंडिया से भी अब जाओगे तो बहुत सारे ऐसे इंडिया के आपको सामान वहाँ पे मिलेंगे। मतलब यूके चोर बाजार है डिफरेंट देश से वो लोग चोरी करके अपने देश में ले जाकर म्यूजियम बना के लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये रोसेटा स्टोन जो कि यूके में है ना, वो भी यूके ने चोरी करके ही ले गया है। इनफैक्ट ये क्या है ना, इजिप्शियन हीलोग्राफ, देखिए ये जो क्या था आपको पता है दैट पहले जो अशोका के समय हमें बहुत सारे अशोका स्तंभस देखते हैं, वो क्या होता था, है ना, इस टाइप के पिलर होते थे, उसमें कुछ इनग्रेव्ड होती थी लोगों के लिए, है ना। वैसे ही इजिप्शियन मैथोलॉजीज में भी इस टाइप के वहाँ के जो पहले राजा होते थे ना, वो लोग बेसिकली इस टाइप के स्टोन में इनग्रेविंग करते थे, है ना। अब देखो बहुत खूबसूरत लगता है ना यार, ये सब मास्टरपीस, यूनिक चीज़ होता है, ठीक है। वही चीज़ है, रोसेटा स्टोन एक लार्ज स्टोन स्लैब है विद इंस्क्रिप्शंस ऑन इट एंड इट इज़ बिलीव टू बी अ पीस ऑफ बिगर रॉक। इनफैक्ट इट इज़ एन इंस्क्रिप्शन इन 3 स्क्रिप्ट्स ऑल ऑफ विच कन्वे अ पब्लिक मैसेज। क्लियर है, समझ रहे हैं, उसको मैंने रिलेट कर दिया जैसे इंडियन किंग अशोका के बारे में भी कैसे था, ठीक है। तो उसी टाइप के बेसिकली ये इजिप्शियन हीलोग्राफ्स है। नेक्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग डिक्लाइन इन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। देखो बोला जा रहा है डिस्पाइट द गवर्नमेंट ब्रिंगिंग डाउन कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे तो किया है फ्रॉम 30 to 20% इन जनरल, एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए इसको 15% तक रिड्यूस कर दिया गया है। बट तभी भी देखा जा रहा है दैट इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट रेट्स है ना, वो डिक्लाइन हो रही है टू अबाउट 31% ऑफ द GDP एज एन एवरेज ऑफ 2015, 2016 to 2019, 2020। नाउ सवाल होता है दैट ये जो डिक्लाइन हुआ है, उस डिक्लाइन के रीजंस क्या क्या है। देखो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना स्लो डाउन हो रही है। इनफैक्ट 2008 के बाद जो ग्लोबल क्राइसिस हमने देखने को मिला था, ठीक है, उसके बाद ये मतलब ये सिर्फ रीज़न है दैट उसके बाद जो मेजर जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो अभी के समय में, जहाँ पे एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरा यूएस फेड जो अपना यूएस में एकदम मतलब अभी तक इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन शायद ही था वहाँ पर, और इसलिए धाकर रेट से वो लोग यूएस फेड जो है अपना रेट हाइक कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो दुनिया में पड़ेगा। अब यूएस फेड रेट हाइक करती है तो इससे क्या होता है ना दैट इंडिया से जितने भी सारे US डॉलर्स है वो सीधा वहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि लोग दूसरे देशों के इकोनॉमी में उतना भरोसा नहीं करते जितना यूएस में करते हैं, ठीक है। एनीवेज वो तो जस्ट इकोनॉमी का टर्म है, आपको यू विल बेटर गेट टू नो व्हेन यू विल रीड द इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट। बट या स्लगिश ग्रोथ हमें देखने को मिला एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जो है लोगों का, है ना, इन कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। स्टैग्नेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP इज़ ओनली अबाउट 2.2%, बहुत कम है। नेक्स्ट, मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ने रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट, जिसका एम है दैट कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशंस को हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कोई भी पॉलिसी मेकिंग्स में।
राइट। तो इस ये जो पूरा इनको इनके द्वारा जो रिपोर्ट लाया गया है, उस रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं, चलिए उन सब चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बोला गया है तो देखो भाई, कोई भी रीजन मान लो, कोई भी रीजन, वहाँ के तो पहले से बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वो वहाँ के इंडिजिनस लोग होते हैं, इंडिजिनस पीपल, ठीक है। सो मेक श्योर करना पड़ेगा दैट वहाँ के इंडिजिनस लोगों का उस रीजन के इकोलॉजी के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, है ना। मतलब उनको बताना पड़ेगा दैट जी हाँ, आपके यहाँ की जो इकोलॉजी है वो आपके लिए ही कंजर्व्ड है। ऐसा अगर उन्हें हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट ऐसा करेंगे, तो यू नो कहीं ना कहीं इट विल बी मच मोर बेटर, राइट। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग नेचुरल फॉरेस्ट फ्रॉम इनटू फॉरेस्ट प्लांटेशन, राइट। मतलब बहुत समय क्या होता है दैट नेचुरल फॉरेस्ट को कन्वर्ट करके प्लांटेशन एक्टिविटीज़ की जाती है, फिर तो उस टाइप से चीज़ों को प्रिवेंट करना पड़ेगा। ओवर हार्वेस्टिंग को कंट्रोल करना ही पड़ेगा फ्रॉम प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एंड मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा हमें बायोडाइवर्सिटी इन ऑल द डेवलपमेंटल पॉलिसीज़। यही नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो कमिटमेंट्स होते हैं ना, तो हमें उनको भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा दैट क्यों ना आप जो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तहत करो, है ना, जिससे बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो जाए। प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपनसेशन फॉर रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ नेचुरल वेज ऑफ फार्मिंग, एग्जाम्पल विच हैपन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे यू नो कंपनसेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा दैट अगर सोचो से फॉर एग्जांपल कोई रीजन है जहाँ पे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो सरकार बोल रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग करो करो, तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमारा तो प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, तो क्या आप कंपनसेशन दीजिएगा हमको? हम तो अभी 100 रुपया लगाए हैं ना, हर साल उससे हम लोग 500 रुपया का मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। तो कल को अगर 100 रुपया का हम सिर्फ 200 रुपया मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्या बाकी जो 300 रुपया है वो सरकार मुझे देगी? अगर देगी तो बताओ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाएंगे। तो सरकार को इस टाइप के कुछ स्कीम्स ले आने पड़ेंगे दैट सरकार बोलना पड़ेगा दैट जी हाँ, मैं ये जो 300 रुपये कंपनसेशन है ये मैं आपको दूंगा। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। देखिए, जब से ये क्रिप्टो वर्ल्ड आया हुआ है ना, क्रिप्टो वर्ल्ड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले समय में ये क्योंकि एक टेक्निकल वर्ड्स है ना, तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या? देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हम बोल सकते हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम में टॉप में लाई करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन लेजर, जहाँ पर आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड और ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई हो जाता है। समझ रहे हो बात? मतलब कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप कुछ भी क्रिप्टो खरीदा आपने ना, आप रिकॉर्ड हो जाएगा दैट आपने किस दिन क्या क्रिप्टो कब खरीदा था, आपने जो किसको वो क्रिप्टो बेचा, प्रॉपरली रिकॉर्ड मिलेगा, है ना। और ये किसके थ्रू होता है? एक टेक्नोलॉजी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो जस्ट रिकॉल दीज थिंग्स वेरी मच। वेपन सिस्टम ब्रांच, इंडियन एयरफोर्स ने इस्टेब्लिश किया एक नया वेपन सिस्टम ब्रांच इसके ऑफिसर्स के लिए, जिसका एम है एट यूनिफिकेशन ऑफ ऑल वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स इन स्पेशलिस्ट ग्राउंड बेस्ड सिस्टम। अब देखो क्या होता था, अभी तक एयरफोर्स जो है ना, अगर कुछ भी टेस्ट करती, फॉर एग्जांपल सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या फिर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स, तो इसमें क्या होता था, अभी जो भी है प्रॉपरली खर्चा बहुत ज़्यादा आता था ट्रेनिंग के लिए। समझ रहे हो बात? बट अभी क्या है ना, वेपन सिस्टम ब्रांच को इस्टेब्लिश जब करेगी इंडियन एयरफोर्स, है ना, तो जितने भी सारे वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं इन स्पेशलाइज्ड ग्राउंड बेस्ड सिस्टम, वेदर इट बी सरफेस टू सरफेस वाला एस्पेक्ट या फिर पायलटेड एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स, सब कोई एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आ जाएंगे, है ना। एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आने से ये पहली बार होगा सिंस इंडिपेंडेंस दैट न्यू ऑपरेशन ब्रांच जो है वो एयरफोर्स में क्रिएट हो जाएगा। इससे बहुत पैसे बचेंगे सरकार के, जो कि एक्सपेंडिचर होता था इन फ्लाइंग ट्रेनिंग, ठीक है। इनफैक्ट ये यूनिफाई करेगा बहुत सारे वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स को ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अंडर सिंगल एंटिटी। इनफैक्ट द ब्रांच विल ऑल्सो इंडक्ट स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफिसर्स फॉर हैंडलिंग द लेटेस्ट वेपन सिस्टम एज वेल, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। MCQs की बात करते हैं। कल जो MCQ पूछा गया था पहले देख लेते हैं। उसका आंसर था फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर्ड विलेज जो है गुजरात में सेटअप किया गया था। जी हाँ। आज का क्वेश्चन है,
देखते हैं कितने जन आंसर सही करते हैं। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग विंग ऑफ आर्म्ड फोर्स हैज एस्टेब्लिश्ड अ न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर इट्स ऑफिसर विच इज एम्ड एट यूनिफिकेशन ऑफ ऑल वेपन ऑपरेटर्स अंडर सिंगल स्ट्रीम? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर सीआरपीएफ? बहुत ईजी क्वेश्चन है। लास्ट वाला हम लोगों ने टॉपिक यही डिस्कस किया। आशा करता हूँ दैट सभी को सॉल्व कर पाओगे। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग डिस्कशन।